मौका दिया है अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ पे कुछ आप दोस्तों के साथ शेयर करने का। तो आज आप दोस्तों के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूल ट्रिम से वो है हमारा फ्यूल इंजेक्शन होती है। बेसिकली हमारे पास जो ईएफआई है, ईएफआई जितनी भी कार्स हैं जब वो स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे उनका बेसिक फंक्शन था फ्यूल इंजेक्शन का। इंजेक्टर्स के जरिए से फ्यूल इंजेक्ट करवाना इंजन के अंदर। और इसकी दो टाइप्स हैं, बेसिक फ्यूल इंजेक्शन एंड इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूल इंजेक्शन होता क्या है और फ्यूल इंजेक्शन बेसिक में हमारे पास कौन कौन से सेंसर्स यूज किए जाते हैं। फ्यूल इंजेक्शन बेसिक में हमारे पास ये होता है कि हमारा जो इंजेक्टर है वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है इंजन के कंबस्शन चैम्बर के अंदर। और ये फ्यूल कितना होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल करता है। और वेरियस सेंसर के जरिए से इंजन के अंदर यूज किए जाने वाले सेंसर जिनमें हमारे पास मास एयर फ्लो या मैप सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर, इनटेक एयर टेम्परेचर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये बेसिक सेंसर्स हैं हमारी बेसिक फ्यूल इंजेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। और इनकी मदद से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस बेसिस के ऊपर, इन सेंसर्स के इनपुट के बेसिस के ऊपर इंजेक्शन वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। अब ये इंजेक्शन वॉल्यूम होता कैसे है, कंट्रोल कैसे होता है, ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक कुछ सेंसर्स हैं जो आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन मॉनिटर्स, इंजन टेम्परेचर, इंडक्टिव एयर मास और वॉल्यूम। तो बेसिक इंजेक्शन के अंदर, फ्यूल इंजेक्शन के अंदर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इंजन में आने वाली एयर को, उसके टेम्परेचर को और इंजन के टेम्परेचर को और थ्रॉटल पोजीशनिंग एंगल को मॉनिटर करके इस बेसिस के ऊपर वो ये डिसीजन लेता है कि इस टाइम पे इंजेक्टर के ऊपर कितना पल्स विड्थ होना चाहिए, जो पल्स की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। जब पल्स की विड्थ ज्यादा चौड़ी होगी तो वो हमें माइक्रो सेकेंड्स के अंदर 4.5 या 5.5 में दिखाई देगा। और जब वो नॉर्मल होगी तो वो जितनी कम होगी इट्स मीन हमारा इंजेक्टर का ओपनिंग टाइम उतना कम है। तो उस चीज पे भी हम आते हैं, ये देख लें, ये सारे कुछ सेंसर्स की इंफॉर्मेशन है। और जो सबसे बेसिक चीज है, इन सारे सेंसर्स की मदद से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो कैलकुलेटेड लोड कैलकुलेट करता है कि इंजन के ऊपर लोड कितना है। तो कैलकुलेटेड लोड जो है वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो बेसिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमारे पास ये होता है। और जब इस बेसिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को एनहांस किया जाता है, ये कुछ सेंसर्स की लोकेशंस हैं। यहाँ पे हमारे पास इंजेक्टर लगे हुए हैं, ये हमारे पास थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की लोकेशन है। इसके साथ ही हमारे पास इधर आइडल एयर कंट्रोल वाल्व भी लगा होता है। ये है हमारे पास मैस एयर फ्लो। अब जो मैस एयर फ्लो का डायामीटर है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर एक कार का, हर एक गाड़ी का जो मैस एयर फ्लो जहाँ पे इक्विप्ड होता है उसके अंदर इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी होता है। और जो उसका डायामीटर होता है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और जो उसका एल्गोरिथम होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का, वो उसी के साथ ही एडजस्टेड होता है। तो ये हमारे पास इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अब जो हम देखेंगे वो ये है कि हमारी जो बेसिक फ्यूल इंजेक्शन होती है, इन सारे सेंसर्स की मदद से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को पोजीशन मिलती है कि उसने कितना पल्स विड्थ को कंट्रोल करना है। और फिर उस पल्स विड्थ को ज्यादा रिफाइन करने के लिए एग्जॉस्ट सेंसर का यूज किया जाता है। और जब एग्जॉस्ट सेंसर उस पल्स विड्थ के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, उस फर्क को निकाल देता है तो वो इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन हो जाती है। जब बेसिक फ्यूल इंजेक्शन को ज्यादा रिफाइन, ज्यादा इनहेंस किया जाता है एग्जॉस्ट सेंसर के जरिए, ये हमारे पास होती है इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन। तो किसी भाई का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो हेलो सर। जी। तो अब हम चलते हैं जी आगे, वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे हमारे पास जब हम कार के अंदर जाते हैं, एनहेंस फ्यूल इंजेक्शन के लिए हमारे पास एयर फ्यूल रेशियो सेंसर या फिर एग्जॉस्ट सेंसर होता है। ये दो सेंसर्स यूज किए जाते हैं। तो ये जो गाड़ी जिस पे हम आज करने वाले हैं ये है वेट्स 2000 मॉडल है इसका, और 1SZ इसका इंजन है। तो इसके हम कुछ
डाटा लिस्ट चेक करते हैं, इसके पैरामीटर्स देखते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं कि उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक एंड इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना होता है। ये है हमारे पास डाटा स्ट्रीम्स। इस डाटा स्ट्रीम्स में जो हमने सेंसर्स और जितनी चीजें हमने ऊपर पहले देखी हैं, जिसकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर की थी, वो सारी चीजें यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और उनका डाटा स्ट्रीम देखेंगे। तो सबसे टॉप पे जो हमें ऊपर दिखाई दिया जा रहा है वो है कैलकुलेटेड लोड। कैलकुलेटेड लोड हर एक गाड़ी का डिफरेंट होता है, लेकिन हम जिसको अच्छा कंसिडर करेंगे वो होगा 20 to 30 के इन बिटवीन। तो जब हमारा आइडल के ऊपर कैलकुलेटेड लोड 20 to 30 होगा, इट्स मीन ये एक हेल्दी इंजन है। कैलकुलेटेड लोड हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कलेक्ट करता है जितने भी सेंसर से, क्रैंक सेंसर, केम सेंसर, नॉक सेंसर, इन सारे सेंसर्स का इनपुट लेके वो पल्स विड्थ को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो एल्गोरिथम होता है, वो इसको प्रोसेस करता है और ये प्रोसेस करने के बाद हमें कैलकुलेटेड लोड दिखाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो इंजन है वो बिल्कुल वार्म अप है, 94 डिग्री सेल्सियस पे है। हमारे जो आइडियल आरपीएम है वो इस टाइम पे थोड़े से हाई है। हम इसको आगे जो है तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारा जो थ्रॉटल का जो वॉल्व है, थ्रॉटल वॉल्व है, उसके अंदर जगह बनी हुई थी, तो इस वजह से इस गाड़ी के आरपीएम थोड़े से हाई होंगे। नॉर्मली इसका 800 से 750 आरपीएम होना चाहिए आइडल के ऊपर। और ये हमारे पास आइडल एयर कंट्रोल ड्यूटी है। हमारे पास टीपी सेंसर के अंदर दो पोजीशंस होती हैं। टीपी सेंसर की दो पोजीशंस होती हैं। एक पोजीशन हमारे पास होती है आइडल सिग्नल की। जब गाड़ी आइडलिंग पे होती है तो ये आइडल की पोजीशन जो है, आइडल सिग्नल जो है, ये ऑन होगा। जब हम एक्सीलेटर डिप्रेस करेंगे तो ये जो आइडल सिग्नल है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये ऑफ हो जाएगा। और जो दूसरी थ्रॉटल की पोजीशन होती है वो होती है थ्रॉटल वाल्व की पोजीशन। तो वो हमारे पास परसेंटेज में होती है 0 से 100 तक। और आइडल के ऊपर ज्यादातर जो टोयोटा की कार्स हैं उनके अंदर थ्रॉटल का ओपनिंग एंगल 10 to 11% होता है। और होंडा एंड सुजुकी जितने भी अदर वेरिएंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर वो आइडल के वॉल्व को 0 पे क्लोज रखते हैं। ये देख सकते हैं नीचे हमारे पास इंजेक्टर के पल्स विद आ रहे हैं। मींस इस टाइम पे आइडलिंग पे हमारा जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है वो इंजेक्टर को 2.43 ms के हिसाब से पल्स विड्थ को ऑन कर रहा है। इतने टाइम के लिए अगर सेकंड के हम 1000 हिस्से कर देंगे तो उस सेकंड के 1000वें हिस्से के हिसाब से 2.43 सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए ये जो इंजेक्टर है ये ऑन हो रहा है। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इतने टाइम के लिए एक इंजेक्टर को ऑन करता है पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के जरिए। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं लॉन्ग ट्रिम एंड शॉर्ट ट्रिम्स। तो आज हम ट्रिम्स की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रिम्स हमें दिखाई दी जा रही हैं ये हमारे एग्जॉस्ट सेंसर जो O2 सेंसर बैंक वन सेंसर वन यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है, इससे कैलकुलेट करते हैं। O2 सेंसर हीटेड ऑक्सीजन सेंसर जो होता है, इसके वोल्टेजेस एक जगह पे नहीं रहते। ये जब हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे तो ये कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, O2 सेंसर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को बना देता है एक एवरेज। और उस एवरेज से फिर वो ट्रिम्स को कैलकुलेट करता है। तो ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोज लूप का और फ्यूल इंजेक्शन का। तो सबसे पहले हम ये थोड़े से पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये फ्यूल इंजेक्शन, ओपन लूप एंड क्लोज लूप में डिफरेंस क्या है। तो ये जो गाड़ी है इसमें हमारे पास जब हम एग्जॉस्ट सेंसर को उतार भी देंगे तो ये हमें ओपन लूप नहीं दिखाएगी, ये क्लोज लूप ही यहाँ पर दिखाएगी। क्योंकि इस टाइम पे 2000s में जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का एल्गोरिथम था और जो उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स थे वो थोड़े से चेंज थे, जबकि आज की कार्स के अंदर ये जो एल्गोरिथम है और जो उसका जो वे ऑफ वर्किंग है वो काफी हद तक डिफरेंट हो चुका है।
तो ये यहाँ से जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें आइडल जो सिग्नल है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नीचे आ रहा है आइडल सिग्नल, तो ये ऑफ हो जाएगा एक्सेलरेशन करने से। ये यहाँ पे देखें आप, तो हमारे पास जो आरपीएम है वो है 1800, और जो आइडल सिग्नल है ये ऑफ हो चुका है। नीचे हमारे पास थ्रॉटल पोजीशन भी होगी। तो ये टीपी सेंसर के अंदर दो पोजीशंस होती हैं आइडल की। तो जब भी आपने थ्रॉटल को सेट करना होगा क्लीन करके, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि वो थ्रॉटल की, अगर आपको रेंज पता नहीं भी है तो आप आइडल सिग्नल से चेक कर सकते हैं कि वो क्लोज रेंज में है या ओपन रेंज में है। अगर हमारा आइडल सिग्नल ऑफ आ रहा है तो इट्स मीन जो हमारा थ्रॉटल का वाल्व है वो ज्यादा ओपन है। तो जो सादे थ्रॉटल्स होते हैं उनमें हमारे पास एडजस्ट होती है, हम वहां से उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो आप आइडल सिग्नल बता रहे हैं, ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो उसकी पोजीशन है आइडल के ऊपर, अगर वो उससे ऑफसेट है उस पोजीशन से, तो तब ये ऑफ शो करेगा। जी जी जी। और एक और चीज आपने कही है कि 2000 से पीछे जो गाड़ियां थी, उसमें इवन आप एग्जॉस्ट सेंसर का प्लग उतार भी दें तो भी वो आपको क्लोज लूप शो करेगा। तो वो फीडबैक फिर कहाँ से ले रहा है? सर अभी जो वो फीडबैक नहीं ले रहा होता, वो जो होता है तो वो फिर एक एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्विच कर जाता है। वो हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। वो आपको दिखाऊंगा ठीक है कि ये सर। देख लें, यहाँ ठीक है। पे हम एग्जॉस्ट सेंसर को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे। और हम जब एग्जॉस्ट सेंसर को जब हम उतारेंगे तो हम जो इंजेक्टर के पल्स विथ हैं उनमें डिफरेंस भी देखेंगे कि जब हमारा जो बेसिक फ्यूल इंजेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सर ये एग्जॉस्ट जी सर। सेंसर और ये ऑटो सेंसर होता है? जी जी, एग्जॉस्ट सेंसर को हीटेड ऑक्सीजन सेंसर या O2 सेंसर भी कहते हैं। और जो मॉडर्न गाड़ियां हैं 2005 से ऑनवर्ड, उनमें जो एग्जॉस्ट सेंसर है वो एयर फ्यूल रेशियो सेंसर होता है। तो होता वो एग्जॉस्ट सेंसर ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो वे ऑफ वर्किंग है वो चेंज हो जाता है और उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो O2 सेंसर है उसकी रेंज होती है पॉजिटिव पॉजिटिव साइड पे 15%। वो 15% तक एयर को देख सकता है। अगर हमारे जो एयर मिक्सचर है उसमें 15% तक एयर ज्यादा है तो उसको देख सकता है। और 15% से ज्यादा हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 20 हो जाएगी, तो वो पहले 15 को इंजन कंट्रोल मॉड्यूल लॉन्ग ट्रिम में डालेगा, उसके बाद वो बाकी का 5% को देखेगा। तो उसके पास ये कह सकते हैं आप, जो उसके पास जो विजन है उसका ऑक्सीजन को देखने का, वो बहुत लिमिटेड होता है, थोड़ा होता है। और उसके जो वर्किंग वोल्टेजेस होते हैं वो भी कम होते हैं, 0 to 1 वोल्ट होते हैं। और जब हमारे पास एयर फ्यूल रेशियो सेंसर होता है तो उसके 0 to 5 वोल्ट होते हैं। और वो सॉरी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये लीन साइड पे -10 तक देख सकता है। तो उसका जो एग्जॉस्ट सेंसर होगा ये -10 तक देख सकेगा। मतलब अगर हमारा फ्यूल मिक्सचर रिच होता है, ज्यादा होता है, फ्यूल ज्यादा आ रहा है एग्जॉस्ट में, तो वो उसको -10 तक, मतलब उसको 10% तक वो देख सकेगा। उसके बाद जब वो फ्यूल ट्रिम्स उसको कैलकुलेट करेंगी, उसको एडजस्ट करेंगी, उसके बाद फिर बाकी का वो आगे देखेगा। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, थैंक यू। सर मेरे वीडियो नहीं आपकी शो हो रही। अच्छा, वीडियो होगी टीचर आपने सर। आप, अभी ज्वाइन किया है, आपको आ जाएगी। बाकी होगी हमें होगी नजर आ रही सर। है। हाँ जी होगी सर। ठीक। और ये जो हमारे पास इनटेक एयर टेम्परेचर आ रहा है, ये जो हमारे पास मैस एयर फ्लो सेंसर है, उस मैस एयर फ्लो सेंसर के अंदर बिल्ट इन ही लगा होता है। तो मैस एयर फ्लो सेंसर के अंदर हमारे पास इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है मैस एयर फ्लो सेंसर, जो कि एयर के फ्लो को मेजर करता है।
इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, मैस एयर फ्लो, इन तीनों की मदद से, और क्रैंक सेंसर एंड केम सेंसर, बाकी सेंसर बहुत हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है, तो इसमें हम थोड़ी बेसिक चीज़ों को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3-4 सेंसर की मदद से लोड को कैलकुलेट करता है कि इंजन के ऊपर कितना लोड है, और वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटेड लोड की शक्ल में होगी। यहाँ पे अब मैं 2 पैरामीटर्स को सिलेक्ट करूंगा और उनके ग्राफिकल फॉर्म हम चेक करेंगे। तो एक जो पैरामीटर है वो है मैस एयर फ्लो की वैल्यूज। मैस एयर फ्लो की वैल्यूज जितना भी हमारे पास एलटीआर का इंजन होगा, लेट सपोज 1000 सीसी का इंजन है, तो रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि हम एक ऐसा रूल जो हम सब गाड़ियों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थंब के हिसाब से जितनी सीसी इंजन है उतना उसका एयर मैस होना चाहिए। लेकिन ये एक रूल ऑफ थंब है, मतलब एक जर्नल एक आइडिया है। और जब आपको उस किसी भी गाड़ी का या किसी भी मैन्युफैक्चरर का एग्जैक्ट डेटा चाहिए होगा, तो वो आपको या तो किसी सही गाड़ी से लेना चाहिए उसकी वैल्यूज, या फिर आपको उसके रिपेयर मैनुअल के अंदर, डाटा लिस्ट के अंदर देखना चाहिए कि उसकी जो मैस एयर फ्लो की नॉर्मल वैल्यूज हैं वो कितनी है। तो यहाँ पे ये 1000 सीसी इंजन है, लेकिन इसके मैस एयर फ्लो की वैल्यूज 1.79 आ रही हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे देख सकते हैं जितनी ज्यादा इंजन के अंदर एयर आती है, जब हम थ्रॉटल वॉल्व को जितना ओपन करेंगे उतनी ज्यादा एयर इंजन के अंदर आएगी, और उस एयर को चेक करेगा मैस एयर फ्लो। मैस एयर फ्लो इंजन को ये रिपोर्ट करेगा कि इस टाइम पे कितने ग्राम एयर इंजन के अंदर आ रही है। तो नॉर्मली आइडल पे हमारे पास 1.7 ग्राम ऑफ एयर इंजन के अंदर आ रही थी, और जो हमारा जो इंजेक्टर पल्स विथ था वो 2.5 से लेके 2.3 के इन बिटवीन आइडल में था। अब हम इस ग्राफिकल फॉर्म में एक्सेलरेशन करेंगे, और उस टाइम पे देखेंगे कि हमारा इंजेक्टर वॉल्यूम और हमारा मास एयर फ्लो दोनों एक्सेलरेशन करने पे किस तरह बिहेव करते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारी बेसिक फ्यूल इंजेक्शन है। बेसिक फ्यूल इंजेक्शन का मतलब ये हमारे मैस एयर फ्लो के ऊपर बेस करती है। ये देखिए मैंने एक्सेलरेशन की है और दोनों पैरामीटर्स ऊपर गए हैं। अब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा जो मैस एयर फ्लो है वो 5.67 के ऊपर रह चुका है। मतलब हमारी एयर की जो वो एयर का जो वॉल्यूम है, एयर जितनी भी देखें 5 ग्राम तक अभी इंजन के अंदर आ रही है। जबकि जो हमारा इंजेक्टर पल्स विड्थ है वो थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज हुआ, और उसके बाद वापस नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आइडल से थोड़ा सा ये हाई रह जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये 2.56 पे। इसको एक बार फिर से हम देखेंगे, एक्सेलरेशन करके फिर से हम जानेंगे और फिर से देखेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि जो हमारा बेसिक फ्यूल इंजेक्शन है वो मास एयर फ्लो सेंसर के ऊपर बेस करता है। तो जब हमारी एयर ज्यादा आ रही है तो फ्यूल को भी ज्यादा आना चाहिए। जब आइडल पे हमारा 2.56 ms आ रहा था इंजेक्टर पल्स विथ, तो जब हम एक्सेलरेशन करते हैं वो बढ़ता है, तो उसको ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए था। तो फिर ये यहाँ पे नीचे क्यों आ रहा है। इस पॉइंट पे देख सकते हैं आप, हमारे पास जो मैस एयर फ्लो है आपको स्क्रीन पे दिखाई क्लियरली दिखाई विजिबल है। जी जी सर। सर, विजिबल है बिल्कुल। यहाँ पे देखें हमारे पास जो एयर का मास है वो है 5.75 ग्राम पर सेकेंड, और जब हमारा इंजेक्टर पल्स विद है वो भी आ चुका है 2.69 पे। तो इसको इंक्रीज रहना चाहिए था, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? एनी आइडिया?
नहीं सर, ये बेसिक के हिसाब से नहीं है, ये फिर आइडिया है, मेरे ख्याल में किसी और को जवाब देने देता हूँ मैं। चलिए ठीक है सर। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं, आगे आपके साथ इस पॉइंट को क्लैरिफाई करेंगे। सर इस सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए सर, फायदा होगा लोगों को, हमें भी। जी जी सर, मैं आपको देता हूँ। देखें सर, जब हमने एक्सप्लोरेशन की उस टाइम पे हमारा जो इंजेक्टर का पल्स विड्थ है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब हमने एक्सप्लोरेशन की उस टाइम पे जो हमारा कैलकुलेटेड लोड है वो भी थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि इंजन को बूस्टअप चाहिए था ज्यादा आरपीएम पे जाने के लिए। तो वो जो इंजन ने बूस्टअप लिया आरपीएम को बढ़ाने के लिए, जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने ये डिटेक्ट किया कि इंजन को पावर चाहिए, और वो पावर उसने उसको अप्लाई की इन शेप ऑफ इंजेक्टर पल्स विद। और जब वहां पे वो उसको हासिल हो गई, उसने क्रैंक सेंसर की मदद से उसकी स्पीड को देखा कि वो एक्सीलरेशन के हिसाब से इतनी स्पीड वो गेन कर चुका है, तो उसके साथ ही जो उसका कैलकुलेटेड लोड है वो कम हो गया। और कैलकुलेटेड लोड उसने मैस एयर फ्लो की वैल्यू एंड क्रैंक सेंसर की वैल्यूज, इन दोनों सेंसर के ऊपर ज्यादातर ये बेस करती हैं, इन दोनों सेंसर से ही कैलकुलेट किया कि इस टाइम पे जो लोड है वो कम हो चुका है। तो जब लोड कम होगा तो बेसिक फ्यूल इंजेक्शन हमारी मैस एयर फ्लो के ऊपर एंड इन सेंसर के ऊपर ही बेस करती है। लेकिन इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसका एल्गोरिथम जो कैलकुलेटेड लोड वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, ये उसके ऊपर बेस कर रही है ये फ्यूल इंजेक्शन। तो हमारी जो फ्यूल इंजेक्शन है वो बेसिक फ्यूल इंजेक्शन वो बेस करती है कैलकुलेटेड लोड के ऊपर। भले ही हमें यही बताया जाता है कि हमारा जो एयर है वो ज्यादा आएगी, तो अब यहाँ पे तो एयर ज्यादा आ रही है तो फ्यूल भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इंजन के ऊपर लोड नहीं है, वो कम फ्यूल के ऊपर अपनी वही स्पीड मेंटेन कर सक रहा है और बिना किसी लोड के। तो इसी वजह से हमारा जो इंजेक्टर पल्स विद है वो कंट्रोल हो चुका है। अब हम इसको कैलकुलेटेड लोड के साथ भी कंपेयर करेंगे, इस मैश एयर फ्लो को, और सारे जो प्रोसीजर है, सारे प्रोसीजर को हम देखेंगे, सारी चीज़ों को हम मॉनिटर करेंगे विद, और ग्राफिकल फॉर्म में ही देखेंगे उसको कैलकुलेटेड लोड के साथ, कि हमारा कैलकुलेटेड लोड के साथ इसका क्या रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। क्या यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर है सब भाइयों का? हेलो? हाँ जी, किसी जी को सर। कोई क्यूरी है अभी इसमें? नो सर। सर ठीक है, आगे चलें सर। जी तो सर जी एक क्वेश्चन है कि जब एयर डिटेक्ट हो रही है, ज़्यादा आ रही है इंजन में, तो फ्यूल अगर कम जा रहा होगा तो ऑटो सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन ज़्यादा है, फ्यूल कम आ रहा है, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है कैटालिटिक में, तो इसमें वो करेगा, उसके ट्रिम्स पॉजिटिव में चले जाएंगे हाई, तो उसका फिर वो फ्यूल इंजेक्टर पल्स की वो ज़्यादा नहीं करेगा। वो उस टॉपिक आपकी जो आप जो बात पूछना चाह रहे हैं हम उसकी तरफ भी आते हैं आगे। तो सबसे पहले जिस चीज पे हम अभी बात कर रहे हैं, पहले हम इसको क्लैरिफाई करेंगे और उसके बाद वहां पे शिफ्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें। यहाँ पे हमारे पास देखें, हमारे पास ग्राफ के अंदर चार चीजें हैं। इंजेक्टर है, मास एयर फ्लो है, और हमारा फ्यूल सिस्टम है। अब फ्यूल सिस्टम क्लोज लूप एंड ओपन लूप क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। क्लोज लूप ये होता है कि हमारा जो इंजेक्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने इंजेक्टर के जरिए फ्यूल इंजेक्ट किया था, और जो एयर फ्यूल मिक्सचर उसने क्रिएट किया था कंबस्शन के दौरान, उस कंबस्शन के बाद वो उस एग्जॉस्ट को O2 सेंसर की मदद से मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने के साथ ही जो उसके अंदर डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को, स्टोकियोमेट्रिक रेशो को इक्वेट करने के लिए वो पल्स विड्थ को दोबारा से
इनहेंस करता है। तो ये जो हमारा बेसिक फ्यूल इंजेक्शन इनहेंस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज लूप होगा। और जब हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल एग्जॉस्ट सेंसर को मॉनिटर नहीं कर रहा होगा या एग्जॉस्ट सेंसर की वैल्यू से बेसिक फ्यूल इंजेक्शन को एनहांस नहीं कर रहा होगा, उस टाइम पे हमारे पास फ्यूल सिस्टम ओपन लूप में होगा। तो ओपन लूप एंड क्लोज लूप क्या मैं सही से डिफाइन कर सका हूं आपको? यस सर, समझ आ गया। जी। तो बढ़ते हैं जी आगे। और यहाँ पे भी आप देख सक रहे हैं ग्राफिकल फॉर्म में हमारी एयर जो इंक्रीज हो रही है, तो इंजेक्टर पल्स इंक्रीज होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद नॉर्मली अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पे आप ऊपर देखें जी, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर कैलकुलेटेड लोड है। तो ये कैलकुलेटेड लोड आपको शो हो रहा है और नीचे हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर है। तो कैलकुलेटेड लोड को और इंजेक्टर पल्स विड्थ को आप मॉनिटर करें। ये सॉरी, हमने कैलकुलेटेड लोड एंड, अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कैलकुलेटेड लोड है वो 23.14 है। और कैलकुलेटेड लोड, इस गाड़ी के अंदर मैप सेंसर नहीं है, तो हम कैलकुलेटेड लोड को इसकी मैप की वैल्यू के इक्विवेलेंस भी मान सकते हैं। सॉरी, मुझे कॉल आ रही है, एक मिनट। जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैलकुलेटेड लोड की जो वैल्यू है इस टाइम पे, ये पल्स विड्थ के साथ जो उसका ग्राफ है वो बहुत हद तक सेम होगा। क्या आपको इसके अंदर सिमिलैरिटी दिख रही है कैलकुलेटेड लोड के ग्राफ के अंदर और इंजेक्टर पल्स विड्थ के ग्राफ के अंदर? जी सर। यस सर, जी सेम है। सर। जी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होगी। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था, जो हमारे पास मैप सेंसर होता है, अगर इस गाड़ी में मैप सेंसर नहीं है, तो ये जो कैलकुलेटेड लोड होता है, ये नियर टू मैप सेंसर की वैल्यूज ही हमें प्रोवाइड करता है। तो जिन गाड़ी के अंदर मैप सेंसर होगा, उस गाड़ी का मैप सेंसर और कैलकुलेटेड लोड को हम चेक करेंगे, तो वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होंगे। कैलकुलेटेड लोड परसेंटेज में होगा, वो केपीए में होगा, लेकिन एक दूसरे के बहुत ही करीब होंगे और तकरीबन सिमिलर ग्राफ ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो इंजेक्टर का देख सकते हैं, यहाँ पे जो पल्स विड्थ है, ये जो स्क्वायर फॉर्म में लास्ट में यहाँ पे जो बना है, ये और ये पोर्शन, ये एक दूसरे के साथ सिमिलर हमें दिखाई दिए जा रहे हैं। और इससे आगे बढ़ते हैं, हम कैलकुलेटेड लोड को आइडल के ऊपर देखते हैं और उसको ग्राफिकल फॉर्म में चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने इसके साथ क्लोज लूप को, फ्यूल सिस्टम स्टेटस को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन एनी हाउ हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास, आपको जो यहाँ पे वैल्यू दिखाई दी जा रही है, कैलकुलेटेड लोड एट आइडल हमारे पास है 23.53, 23%। और यहाँ पे देखें, जब हम एक्सेलरेशन करते हैं उसके साथ ये हल्का सा इंक्रीज होता है और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इसके बाद हम एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे, एसी को ऑन करेंगे, और ये देखेंगे कि एसी के ऑन होते ही कैलकुलेटेड लोड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ ही हम लाइट्स को भी ऑन करेंगे। यहाँ पे हम जब एसी को ऑन किया,
तो ये जो गाड़ी है इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, ये डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल जो है तो आई थिंक आईएसओ है कोई जिसको SIL भी कहते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये काफी स्लो है। जो भी गाड़ी के अंदर होता है तो हमें स्कैनर के ऊपर 5 सेकंड के बाद ये बताता है। तो जो अभी के जो प्रोटोकॉल्स हैं कैन लो, कैन हाई के एंड कैन FD के, तो वो हमें बहुत हद तक जो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी फास्ट है। तो यहाँ पे देखें AC के ऑन होते ही कैलकुलेटेड लोड 23% से 30% पे चला गया। अब इस टाइम पे हमें मैस एयर फ्लो की वैल्यूज को भी चेक करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए अब हेडलाइट्स ऑन करते ही ये 35% पे कैलकुलेटेड लोड पहुंच चुका है। अब ये लोड क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि जनरेटर ने अल्टरेटर अल्टरेटर ने और हमारे AC कंप्रेसर ने जो लोड इंजन के ऊपर डाला है उस लोड को इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने क्रैंक सेंसर एंड मैस एयर फ्लो की मदद से मॉनिटर किया है, और उसको मॉनिटर करके उसने हमें ये बताया है यहाँ पे कैलकुलेटेड लोड में कि इंजन के ऊपर लोड इंक्रीज हो गया है। तो जैसे ही इंजन के ऊपर लोड इंक्रीज होगा वो वहां पे जो हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन होती है उसको भी इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम पे जब लोड ज्यादा हुआ है तो इंजेक्टर पल्स विद कहाँ पे पहुंच गया है? 3.84 पे। और जो हमारे पास मैस एयर फ्लो है जो नॉर्मली 1.7 ग्राम पे था वो 2.7 पे चला गया है। अब ये मैस एयर फ्लो जब हम एक्सेलरेशन कर रहे थे तो 5 ग्राम पे जा रहा था, जो उसकी एयर थी वो 5 ग्राम तक चली गई थी, लेकिन जो हमारा इंजेक्टर पल्स विथ था वो वापस आ जाता था, RPM इंक्रीज होते ही वो वापस आ जाता था। इस सिनेरियो में हमारा लोड बढ़ा है, मास एयर फ्लो की वैल्यूज भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं, इंजन ज्यादा ब्रीथ आउट कर रहा है, लेकिन हमारा जो इंजेक्टर विथ है, पल्स विथ है, वो नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अब हम इसकी लाइट्स को भी ऑफ करते हैं और AC को भी ऑफ करते हैं, और दोबारा से ऑफ करने के बाद हम इसको देखते हैं। जी, तो आपको इंजेक्टर पल्स विथ एंड कैलकुलेटेड लोड ये दोनों दिखाई दिए जा रहे हैं। जी सर। ये अब देखें जी अपनी पोजीशन पे नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं। जो चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कैलकुलेटेड लोड और इंजेक्टर पल्स विथ ये दोनों मिल के ही काम करते हैं। और कैलकुलेटेड लोड जो है ये बेसिकली वो फिर एडवांस चीज में चला जाएगा, चलें उसको फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई सबका? जी सर। तो यहाँ पे आप जो चीज देखने की है वो शॉर्ट ट्रिम आपको दिखाई दी जा रही है। शॉर्ट ट्रिम एंड इंजेक्टर पल्स विथ, इन दो चीजों को आप गौर से मॉनिटर करें। तो जब अब हम एग्जॉस्ट सेंसर के कनेक्टर को उतारेंगे, हीटेड ऑक्सीजन सेंसर के कनेक्टर को उतारेंगे, और इस सेंसर को उतार के ये देखेंगे कि इसका फ्यूल ट्रिम्स के ऊपर एंड इंजेक्टर पल्स विथ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। RPM देख सकते हैं, RPM हमने इसके कुछ हद तक यहाँ पे सेट किए हैं, और इससे ज़्यादा नहीं हो रहे थे क्योंकि उसके थ्रॉटल के अंदर जगह बन चुकी थी। तो इंजन स्पीड यहाँ पे 850 है,
हमारे पास शॉर्ट ट्रिम जो है वो माइनस में है, और इस टाइम पे हमारे जो इंजेक्टर पल्स विड्थ है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, ये है 2.30 ms। इसके बाद जब हम एग्जॉस्ट सेंसर के कनेक्टर को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये क्लोज लूप पे तो नहीं जाएगा, और जो हमारे जो शॉर्ट ट्रिम है ये पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी। तो इसको हम रिमूव करते हैं, एग्जॉस्ट सेंसर को यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पे देखें, O2 सेंसर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो O2 सेंसर के डिस्कनेक्ट होते ही जो शॉर्ट ट्रिम है ये पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी। अब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने के अंदर जो उसका एल्गोरिथम है इस गाड़ी का, वो ये है कि जब उसे एग्जॉस्ट सेंसर से रीडिंग प्रोवाइड नहीं हो रही तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो मैस एयर फ्लो है वो उतना ही है, और हमारी जो शॉर्ट ट्रिम है ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर में पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी। और जब ये फुल पॉजिटिव हो जाए तो उस टाइम पे हम इसकी इंजेक्टर के पल्स विड्थ को चेक करेंगे कि उस टाइम पे हमारे पास इंजेक्टर की पल्स विड्थ क्या आ रही है। जी, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं हमारी जो शॉर्ट ट्रिम है वो 19.49 पे आ चुकी है, और थोड़ी देर में इसका इम्पैक्ट हमारे इंजेक्टर पल्स विड्थ के ऊपर भी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो इंजेक्टर वॉल्यूम है 2.69, ये जो इंजेक्टर वॉल्यूम है ये है हमारे पास बेसिक इंजेक्टर वॉल्यूम, बेसिक फ्यूल इंजेक्शन जो इस टाइम पे हो रही है आइडल के ऊपर गाड़ी की, वो हो रही है मैस एयर फ्लो की बेसिस के ऊपर और बाकी सारे सेंसर की बेसिस के ऊपर। यहाँ पे जो इंजेक्टर है ये है 2.69 ms, क्योंकि हमारा जो एग्जॉस्ट सेंसर है वो वर्किंग नहीं कर रहा, हमने उसको उतार दिया, लेकिन ये ओपन लूप पे नहीं जाएगा क्योंकि उस गाड़ी का जो एल्गोरिथम है वो है ही ऐसा। तो अब हमारा मैन्युफैक्चरर के साथ जोर तो नहीं है कि ये एग्जॉस्ट सेंसर उतारने पे ओपन लूप पे क्यों नहीं जा रहा, लेकिन इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो आपके साथ में वो गाड़ियां जो एग्जॉस्ट सेंसर को उतारते ही सीएल फॉल्ट के ऊपर चली जाती हैं, उनकी डिटेल्स भी और उनके पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, और ये सारी चीजें डिटेल के साथ हम उनकी भी देखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास इंजेक्टर पल्स विड्थ है 2.69, ये है हमारा बेसिक फ्यूल इंजेक्शन। बेसिक फ्यूल इंजेक्शन मींस ये सिर्फ मास एयर फ्लो के ऊपर और बाकी सेंसर्स के ऊपर बेस कर रहा है, ये एग्जॉस्ट सेंसर के जरिए से एनहांस हुआ हुआ नहीं है। सर यहाँ पे एक सवाल इस तरह का पैदा होता है कि कंप्यूटर ने शॉर्ट टर्म तो बहरहाल कैलकुलेट कर ली ना, भले एल्गोरिदम के थ्रू की बगैर इनपुट के की, तो करेक्शन तो 19.49 की वजह से आई है ना। कि मैं एक तरफ तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि हमने ग्रिप उतारा तो हम बेसिक फ्यूल इंजेक्शन जो उसने वर्कआउट की है उसको हम देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये क्यूरी भी जहन में आ रही है कि अगेन इट इज द करेक्शन जो कि कंप्यूटर जो है ना वो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम जो 19.49 पे आई है, -10 लॉन्ग टर्म पड़ी हुई है, तो नेट इफेक्ट उसका +9 का आ गया। तो जी, इसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे सर? अ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे जो एग्जॉस्ट सेंसर है वो उसको मॉनिटर नहीं कर रहा, तो अब देखें, ये जो हमें शॉर्ट ट्रिम प्रोवाइड कर रहा है ये शॉर्ट ट्रिम है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमारे पास जो लॉन्ग ट्रिम जी। है, जब हम अभी तो जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने जब एग्जॉस्ट सेंसर कनेक्टेड था तो जो लर्निंग की हुई है अभी तक वो लर्निंग उसको मेमोराइज है। तो जब तक हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो उतार के नहीं लगाएंगे तब तक हमारी ये लॉन्ग ट्रिम माइनस में ही पड़ी रहेगी। जब हम इस वैल्यू को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उतार के इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को रिसेट कर देंगे, जो उसने एग्जॉस्ट सेंसर से पहले लर्न की हुई है
वो वैल्यू रिमूव कर देंगे तो ये 19.49 ही हमारे पास लॉन्ग ट्रिम में आ जाएगा। ठीक इज ठीक है दैट सर, ओके ठीक है, सर? समझ। हाँ हाँ सर, बिल्कुल आगे, दैट मेक सेंस। ठीक। तो अभी ये आप कह रहे होंगे कि इंजेक्टर वॉल्यूम इस टाइम पे हाई है, इस टाइम पे हमारा जो आइडल आरपीएम है वो भी अपनी पोजीशन पे नहीं आया, थोड़ी देर उसको वापस आने देते हैं और फिर हम बेसिक फ्यूल इंजेक्शन को देखते हैं। तो अब हमने एग्जॉस्ट सेंसर को वापस रिकनेक्ट कर दिया है, तो अब हम रिकनेक्ट करके इसको दोबारा से चेक करते हैं कि इस टाइम पे ये हमें फिर से क्या वैल्यूज प्रोवाइड करता है। ये एग्जॉस्ट सेंसर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमारी शॉर्ट ट्रिम है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस बैक टू अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने वाली है। जी, तो शॉर्ट ट्रिम हमारी नॉर्मल हो चुकी है। जो अब यहाँ पे जो हमारे पास इंजेक्टर पल्स विद है ये 2.3 पे आ चुका है। ये जो 2.3 है ये है हमारे पास इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन। तो इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन हमारे पास आ रही है 2.3 2.49, और जो हमारे पास बेसिक फ्यूल इंजेक्शन थी वो थी 2.69। अब हम इन दो इंजेक्टर्स को इस टेस्टर के अंदर लगाते हैं, इंजेक्टर टेस्टर के अंदर, और यहाँ पे हम इन दो इंजेक्टर्स को अलग अलग से चेक करते हैं। एक इंजेक्टर को हम 2.3 एमएस देंगे, सेम जो हमारे पास जो फ्यूल का प्रेशर होगा उसको सेम रखेंगे। तो ये हमारे पास आरपीएम है, हम इसको जो हमारे पास आइडल पे आरपीएम होते हैं उतने आरपीएम्स के ऊपर ले आते हैं। हायर आरपीएम पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं दोनों इंजेक्टर्स को, लेकिन अच्छा ये है, बेहतर ये है कि जो आइडल आरपीएम होते हैं हम उसी पे आते हैं। तो 800 इसके आरपीएम्स हमने सेलेक्ट किए, और जो हमारे पास पल्स विड्थ था हम इस पल्स विड्थ को 2.3 कर देंगे। तो ये है हमारे पल्स विड्थ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से हम इसको रन करेंगे और इसका जो फ्यूल जो प्रेशर है वो प्रेशर भी हम मॉनिटर करेंगे। हमारा जो इंजेक्टर है वो ऑन हो चुका है, तो ये देख सकते हैं हमारे पास 50 psi का प्रेशर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमने इसको 200 सेकेंड्स का टाइम दिया है। तो ये टाइमर इसका ऑन हो चुका है, 200 सेकेंड्स के बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे, हमने इसको इस इंजेक्टर को दी है इनहेंस वैल्यूज। जो इनहेंस वैल्यूज हमारे पास गाड़ी में आ रही थी 2.3, वो हमने इस इंजेक्टर को प्रोवाइड की है। तो ये इंजेक्टर यहाँ पे 200 सेकेंड तकरीबन इसके कंप्लीट होने वाले हैं। ये इंजेक्टर हम 2.3 एमएस में चलाएंगे और दूसरे इंजेक्टर को हम 2.69 या 2.7 एमएस के ऊपर चलाएंगे, और दोनों को सेम प्रेशर सेम फ्लो के नीचे टेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम दोनों के अंदर डिफरेंस चेक करेंगे कि बेसिक फ्यूल इंजेक्शन में और इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन के अंदर दोनों के अंदर फर्क क्या है। अब हम दूसरे इंजेक्टर को 2.7 एमएस पे टेस्ट करेंगे। जहाँ पे जो हमारे पास फ्यूल प्रेशर होगा वो सेम वही होगा जो हमने पहले इंजेक्टर को टेस्ट करने के लिए किया था। अब ये भी 200 सेकंड तक चल चुका है, और दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? जी सर, जी सर। जी सर। जी, तो ये जो राइट साइड वाला है ये है हमारे पास इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन, और जो लेफ्ट साइड का इंजेक्टर है ये है हमारे पास बेसिक फ्यूल इंजेक्शन। तो ये था जो आज का हमारा टॉपिक था, वो यही था कि हमने बेसिक फ्यूल इंजेक्शन एंड इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन के बारे में
जानना है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, अब यही डिफरेंस 200 सेकंड में है। अब एक गाड़ी है जिसको 2 घंटे या 3 घंटे उस शख्स की ड्राइव है, तो वो वहां पे वो डिफरेंस कितना हो जाएगा? वो तो लीटर्स के हिसाब में चला जाएगा। जी। और जब हम उसी गाड़ी को 4 माह या 5 माह तक ड्राइव करते हैं, और वो ही गाड़ी जो है 200 लीटर या 500 लीटर फ्यूल कंज्यूम करती है, तो तब हमारे पास दोनों में कितना डिफरेंस होगा? तकरीबन अराउंड अबाउट हाफ तक तो चला जाएगा। तो ये थी बेसिक एंड इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी के जहन में सर, माजरत के साथ, किसी के जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आ रहा है और वो दिमाग में रख के बैठे हुए हैं, भले आप समझेंगे कि बहुत ही सादा सा सवाल है, तो जरूर पूछें। और स्कैनर वाला भाई बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं, तो ये काफी फायदा होगा। यकीन जानिए, जितने खूबसूरती से इन्होंने, आप खुद भी अप्रिशिएट कर रहे होंगे और मैं भी, माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाय खैर दे कि इन्होंने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम निकाला है। तो सवाल पूछे, भले कोई सादे से सादा सवाल ही क्यों नहीं है, सबका फायदा होगा इसमें। जी, एक पहले क्वेश्चन किया हुआ था कि जैसा उन्होंने बताया था कि आपका जो सा ट्रिम है, फ्यूल ट्रिम जो से सेट कर रहा होगा वो लोड के लिहाज से कर रहा होगा, लेकिन फिर जब वो एयर इंजन के अंदर ज़्यादा जाएगी तो वो डिटेक्ट करेगा O2 सेंसर के एयर ज़्यादा है, तो वो उसको सेट नहीं करेगा अपना फ्यूल ट्रिम को। ये क्वेश्चन था एक। आई थिंक उन्होंने कहा मैं एंड पे उसका आंसर करूँगा आपको। जी 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 जी। अब देखें, जो हमारे पास ट्रिम्स होती हैं वो एग्जॉस्ट सेंसर उनको कैलकुलेट करता है। अब जो हमारे पास जो ट्रिम्स जो हमें दिखाई दी जाती हैं, ये एल्गोरिथम ही कैलकुलेट करता है। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारा आरपीएम इंक्रीज हो रहा है, हमारा कैलकुलेटेड लोड इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे एल्गोरिथम को पता होता है कि उसने उस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास जो रेशियो होती है 14.7/1 की, उसमें उसने उस रेशियो को कितना रखना है। तो अगर आप किसी भी चिप ट्यूनिंग के कोई ग्राफ को देखेंगे, वो ग्राफ बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा कैलकुलेटेड लोड और हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, तो वो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। जो हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होती है, जो उसका चार्ट होता है, जिस चार्ट के ऊपर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल वर्किंग कर रहा होता है, तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को कैसे पता चलता है? वो उसी चार्ट की मदद से ये जानता है कि इस टाइम पे इंजन स्पीड इतनी है, कैलकुलेटेड लोड वैल्यू इतनी है, जो हमारी एयर इंडक्शन है वो इतनी है, और इतने लोड के ऊपर इतने आरपीएम के ऊपर हमारा जो स्पार्क एडवांस है, जो इग्निशन एडवांस है, वो हमारा इतना होना चाहिए। वो उसी चार्ट के अंदर दिखता है। और दूसरा जो चार्ट होता है वो होता है हमारे पास एयर फ्यूल रेशो का। तो वो उस एयर फ्यूल रेशो को देखता है कि इतने लोड के हिसाब से इतना होना चाहिए, तो वो उसी हिसाब से वहां पे स्विच कर जाता है। हमारा एग्जॉस्ट सेंसर उस एयर को डिटेक्ट करेगा जो हमारे एल्गोरिथम से आउट है। लेट सपोज पाइप के अंदर कहीं भी होल हो जाता है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा एयर आ रही है, तो उस एक्स्ट्रा एयर को एग्जॉस्ट सेंसर टैकल करेगा, ना कि जो हम थ्रॉटल के जरिए से एक्सलरेशन कर रहे हैं उसको। क्या मैं आपको सही आंसर दे रहा हूँ? जी सर। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? आ रही है सर। आप कह रहे हैं कि जो उसके अंदर ईसीएम में उसके एल्गोरिथम सेव्स हैं वो उनके लिहाज से उन सब सेंसर्स की रीडिंग लेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और फिर उसको उसकी जो सी पल्स होगी उसको जनरेट करेगा। जी 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 जी। अब देखें, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद ज़रियाब है। जी। तो भाई देखो, आपको मैं कहता हूँ कि एक शख्स आएगा, वो आपको मेरे बिहाफ पे 500 रुपए देगा। ठीक है। ठीक है। अब वो शख्स आता है,
तो वो डेली आपको पैसे देता है, वो आप मुझे दे देते हो। एक दिन वो आके आपको 1,000 रुपए देता है, तो क्या आप उससे डेली ले रहे हो तो आप उसको ये कहोगे कि आपने आज 500 ज्यादा दे दिए? जी ऐसे ही। जी। तो इसी तरह इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को ये पता होता है कि एक्सलरेशन के जरिए ये इंजन किस तरह से ब्रीथ आउट करता है, ये इंजन कितनी इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, ये सारा डेटा उसके अंदर होता है। जब भी हम यहाँ पे हमारे पास एक, जो आपकी बात पे ही आता हूँ, लेट सपोज हमारा जो मास एयर फ्लो सेंसर है वो स्टक हो गया है 1.7 पे, जो हमने अभी पीछे गाड़ी में देखा। ठीक है, ठीक है। वो मास एयर फ्लो 1.7 पे स्टक हो चुका है। अब हम जब भी एक्सेलरेशन करते हैं तो मास एयर फ्लो 1.7 ही जाता है। 3,000 पे भी आरपीएम चला जाता है तो मास एयर फ्लो 1.7 पे ही रहता है। ठीक। ठीक सर। तो इस टाइम पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा पता है आपको? वो एग्जॉस्ट सेंसर के जरिए से ये चेक करेगा कि यार इस गाड़ी के अंदर तो 1.7 ग्राम ऑफ एयर आनी चाहिए थी, तो अब तो एयर ज्यादा आ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। भले ही वो थ्रॉटल से आ रही हो, लेकिन क्योंकि मास एयर फ्लो वहां पे फॉल्स रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मास एयर फ्लो की वैल्यूज को चेक करेगा, वहां से ट्रिम्स को थोड़ी देर छेड़ेगा। लेकिन जब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है तो वो काफी, जिसको हम कहते हैं चालाक, वो चालाक भी है। उसका जो एल्गोरिथम होता है, जितना भी मॉडल ईयर हमारे आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनका जो वे ऑफ डिटेक्शन होता है वो इसी तरह से इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप देखें पुराने मॉडल्स को, तो वो या तो फ्यूल ट्रिम्स को जो है तो उस टाइम पे क्या करेगा, एक्सलरेशन कर रहे हैं तो वो यह समझिएगा कि बाहर से कहीं से एयर आ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अ, जी सर समझ रहा हूँ। अच्छा बाकी एक और क्वेश्चन है कि कभी क्या एल्गोरिथम में कभी कोई मसला हो सकता है कि आपका एल्गोरिथम अगर कभी फॉल्टी हो जाए। जी 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 जी। अभी मैं आपको मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट बताता हूँ। वैसे तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तभी एल्गोरिथम के अंदर प्रॉब्लम आता है, लेकिन नॉर्मली नहीं आता। अब मेरे पास एक गाड़ी आई 2008 मॉडल वेट सी, और उसके अंदर जो इंजन था 1.3 था 2SZ। वो गाड़ी प्रॉब्लम क्या कर रही थी, वो गाड़ी ये प्रॉब्लम कर रही थी कि वो फ्यूल सिस्टम टू लीन का ट्रबल कोड दे रही थी। मेरी बात सुन रहे हैं आप भाई? जी जी सुन रहे हैं। और जब मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिम्स देखी, तो वो भाई, वो जो भी वो गाड़ी वाला जो लेके आया था वो कहता है मैंने अभी इसकी सारी ट्यूनिंग करवाई है, सब कुछ करवाया है, लेकिन ये गाड़ी जो है जब भी ड्राइव करता हूँ तो फ्यूल सिस्टम टू लीन का कोड आ जाता है। जो हमारे पास लॉन्ग ट्रिम थी वो आ रही थी 35। क्या आ रही थी? 35 आ रहे थे। जी। और जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिम थी वो आ रही थी -30। ओके। जी। तो हमारे पास जो टोटल ट्रिम बची वो बची +5। तो उसको हाँ तो जी कोड देना ऐसे ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही ऐसे। तो वो भाई ने क्या किया था कि जिस भाई ने भी उसकी ट्यूनिंग की है उसने उसका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बहुत ही कम सेकंड्स के लिए उतारा था। उसका थ्रॉटल उसकी वजह से रिसेट हो चुका था, लेकिन जो उसकी लर्न वैल्यूज थी एग्जॉस्ट सेंसर की वो रिमूव नहीं हुई थी। तो जब उसने ट्यूनिंग नहीं करवाई थी, उसने सारी चीजें ठीक नहीं करवाई थी, वो उसी पोजीशन पे स्टक था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। कि वो जी उसकी पुरानी जो सी वैल्यू थी उसके अंदर सेव थी, वो जी रीसेट ना हो सकी, वो उसी के लिहाज से ऑपरेट करता रहा उसका जी। जो सा एल्गोरिथम। उसका 5 मिनट के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल उतार के दोनों को आपस में शॉर्ट किया। शॉर्ट करने का पर्पस ये होता है कि कहीं भी हमारे पास जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो भी डिस्चार्ज हो जाए। तो वो 5 मिनट के बाद जब लगाया तो हमारे पास जो ट्रिम्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल वैल्यूज पे आ गई।
जी तो ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये जो आपको मैंने बताया है जो प्रॉब्लम, ये यस सर। प्रॉब्लम मैंने देखा है एल्गोरिथम के अंदर। और बाकी वैसे अगर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ठीक होगा, ये एल्गोरिथम जो है ये प्रोसेसर के अंदर पहले से सेव होता है। यस सर। तो जब भी आप कभी भी आप गूगल करें और गूगल के ऊपर आप चिप ट्यूनिंग से रिलेटेड चार्ट देखें, तो वो चिप ट्यूनिंग से रिलेटेड चार्ट होंगे कैलकुलेटेड लोड के ऊपर, एयर फ्यूल रेशियो के ऊपर, इग्निशन टाइमिंग के ऊपर। और इग्निशन टाइमिंग भी कैलकुलेटेड लोड के साथ ही कनेक्ट होगी। और फिर जो ज्यादा अच्छे इंजन्स हैं उनमें हमारे पास नॉक्स सेंसर के हिसाब से भी टाइमिंग एडजस्टमेंट होगी। तो ये तो काफी एडवांस बात है, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ इसको भी शेयर कर दूं। तो ये कुछ 5-6 चार्ट्स होते हैं इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर, जिन चार्ट्स के अंदर वो सारी पोजीशन को देखता है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो उसका प्रोसेसर है वो अपने अंदर मौजूद उसी डेटा को देखता है, और वहां से वो इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर वो वर्किंग करता है। अब या तो हमारा प्रोसेसर खराब हो जाए, या जो हमारा एल्गोरिथम है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी तरीके से, जो हमारे जो ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पे आजकल डीटीसी रिमूव कर रहे हैं। तो आपने सुना है डीटीसी रिमूव का? किस तरह का, मतलब आप कह रहे हैं डीटीसी रिमूवल एज अ चिप आप प्रोग्रामिंग? जो हमारे पास जो कैट का ट्रिपल कोड आता है, लेट सपोज P0420, अब एक शख्स है वो कहता है मैं कैट कैट कन्वर्टर जो है ये रिप्लेस नहीं करता, और बस कुछ कर दो कि ये ट्रिपल कोड यहाँ से रिमूव हो जाए। तो वो जो प्रोसेसर के अंदर जो उसकी जो फाइल होती है, जो फ्लैश फाइल होती है जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, उस फाइल को निकालते हैं, रीड करते हैं, और उस रीड फाइल में से जो हमारा डीटीसी होता है उसको इरेज कर देते हैं, और फिर दोबारा से उस फाइल को रीराइट कर देते हैं। जी सर, वो एक तरह की चिप ट्यूनिंग टाइप ही आ जाती है, चिप को दोबारा प्रोग्राम करते हैं। चिप ट्यूनिंग में हम उस चार्ट्स के जो मैं आपको जो चार्ट्स बता रहा हूँ हम उसको छेड़ते हैं, लेकिन जो हमारे पास डीटीसी रिमूव होता है उसमें वो डीटीसी को रिमूव करते हैं। तो उस दौरान पे जो हमारे पास बहुत सारे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं जिनकी फाइल्स हमें मिलती हैं, कैलिब्रेटेड फाइल्स, और वो जो फाइल्स होती हैं वो ही वो राइट करते हैं। तो कुछ औकात कुछ लोग उसके अंदर उन फाइल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अपने आप से कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और वो चीज जो है वो ट्रबल करती है। उसमें ये होता है या डीटीसी रिमूव हो जाए तो उस टाइम पे भी आपको ट्रबल होती है। अब लेट सपोज हमारे पास मिस फायर का डीटीसी किसी ने रिमूव किया हुआ है और गाड़ी आपके पास आती है कि ये मिस फायर कर रही है, तो वो तो आपके लिए एक ट्रबल बन जाती है ना। अच्छी खासी हो जाती है। जी हाँ। तो यही सारी चीजें जो मैं आपको बताने की अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर सकूं। और ये जो हमारा जो एल्गोरिथम है उसकी वर्किंग का कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप इसको जानना चाहें तो हमारे जो स्टॉक ईसीयू होते हैं, जो ईसीयू गाड़ी के अंदर इक्विप्ड आता है, इसको स्टॉक ईसीयू कहा जाता है। तो जो चिप ट्यूनिंग होती है उसमें स्टॉक ईसीयू को ट्यून नहीं किया जाता। उसके लिए हमारे पास और सारे जो यूनिचिप के ईसीयूज होते हैं और वो और ईसीयू होते हैं। तो वो आप ये कह सकते हैं कि वो जो ईसीयू होते हैं वो यूनिवर्सल ईसीयू होते हैं। ओके। जी। तो उसमें हमें उस ईसीयू को जो भी इंजन हम उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम उस इंजन की डिटेल्स उसको उसके अंदर फीड करते हैं, और फिर वही ईसीयू जो है उस इंजन को ड्राइव करने लग पड़ता है। उसमें हम सेंसर को इनपुट करते हैं, सेंसर हमारा किस टाइप का है, उसका इनपुट किस टाइप का है, उसका आउटपुट किस टाइप का है। तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर फीड करते हैं, और उसके बाद वही ईसीयू जो है वो इंजन को स्टार्ट कर देता है और उसको ऑपरेट करवाता है।
जी बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया। बाकी मेरी तरफ से क्लियर है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले एक बार सर से डिफाइन। अच्छा हाँ जी, जी, मैं किसी और आपको भाई का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन नहीं है, और बहुत ही नॉलेजफुल, मेरे ख्याल में कोई एक दो सवाल करना चाह रहे हैं शायद। जी सुहेब, जी शायद आप सवाल करना चाह रहे हैं। ये सर सही, लेफ्ट साइड पे ये फ्यूल ज्यादा है, ये बेसिक वाला था। जी 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 बेसिक वाला था। जो राइट अच्छा साइड अच्छा वाला है ये इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन वाला है, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो बेसिक वाला था, जिसको हमने अच्छा 2.7 की पल्स विद दी थी, वो लेफ्ट साइड वाला। अच्छा, ठीक ठीक। ये ठीक है सॉरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, पूछें। माजरत, सॉरी। ये जो आपने पीछे बात की थी ना, लॉन्ग 35 फ्यूल टीम थी और शॉर्ट 30 - 30 थी, तो इसमें बाकी हम्म, जो बचा था 5 प्लस थी, 5 जी 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 फ्यूल टीम प्लस जी की आ रही थी, जो एग्जाम्पल जी। में। तो ये कैसे सर, ये 3 क्यों शो हो रहा था? क्या शो हो रहा था? ये आपने पीछे बात की थी ना सर, 35 लॉन्ग फुल टीम थी और माइनस में 30 शॉर्ट थी। आपने जी कहा कि आंसर इसका बच रहा है, नीचे आ रहा है 5 प्लस में आ रही है फ्यूल ट्रिम सर। तो ये जी आपने पीछे बताया कि ये लीन बता रहा था, जी जी। तो ये लीन क्यों शो कर रहा था? कितनी होनी चाहिए फ्यूल ट्रिम्स जो है एग्जैक्ट मतलब? फ्यूल ट्रिम्स जो हमारा डिटेक्शन होता है ना, फ्यूल सिस्टम टू लीन या फ्यूल सिस्टम टू रिच का, ये ट्रबल जी कोड सर। हमारा तभी डिटेक्ट होता है जब हमारी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम जो है वो प्लस साइड पे या माइनस साइड पे 24 से बढ़ जाएगी। जी सर। जी सर। जी। तो जब ये प्लस साइड पे या माइनस साइड पे 24 से बढ़ जाएगी, तो उस टाइम पे फ्यूल सिस्टम टू लीन या फ्यूल सिस्टम टू रिच का ट्रबल कोड डिटेक्ट होगा। सॉरी सर, उसके साथ -30 शॉर्ट ट्रिम भी तो आ रही थी, वो कट नहीं होगा मतलब? एग्जैक्ट तो हमारे पास जो लास्ट टाइम बची वो 5% ही बची थी पॉजिटिव में। वो तो देखें, वो तो हम कैलकुलेट करके 5% बचा रहे थे ना। इंजन ने तो उसको अडॉप्ट नहीं किया था, इंजन इंजन कंट्रोल ने मॉड्यूल ने उस वैल्यू को अडॉप्ट नहीं किया था। अच्छा अच्छा सर, आप अगर याद दें तो थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑडियो शेयर की थी, शायद सर नदीम उससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। सर जो स्कैनर वाला बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि वो मुख्तसर सी बात थी, उसमें मैंने ये बात नहीं की थी। जो शॉर्ट टर्म है उसको मैंने शुरू में मैंने डिफाइन किया था कि शॉर्ट टर्म को देखते हुए कंप्यूटर लॉन्ग टर्म को उसको अडॉप्ट करता है और शॉर्ट टर्म पे जीरो पे चली जाती है। तो सर ये बताना चाह रहे हैं आपको कि चूंकि वो +30 है और ये माइनस वाला पार्ट उसको टाइम ले रहा है कि उस माइनस का इफेक्ट प्लस पे आए और वो टोटल होके +5 हो जाए, और जब वो होगी ना सर तो ये +30 ही नीचे आएगा। ठीक है, जब वो होएगा तो फिर कंप्यूटर को पता चलेगा कि मेरी लॉन्ग टर्म अब बैलेंस हो गई है। सर ऐसा ही है ना सर? जी जी बिल्कुल ऐसा ही। और सर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने उसको रिसेट किया तो मेरे पास वैल्यूज क्या आई। सर जी। तो जब मैंने उसको रिसेट किया तो मेरे पास वैल्यूज आई प्लस साइड पे, +3, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, -3। जो कि बिल्कुल आइडियल है, यानी कि जिसको कह लें कि बहुत अच्छी है। जी हाँ। अब वो जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वहां पे हमारे पास तो +5 आ रही थी, लेकिन जब उसकी जो वैल्यूज रिसेट हो गई तो वो -3 आई। तो वो जो हमारे पास जो 35 था या 30 था, उसके अंदर भी जो थोड़ा बहुत एरर था ना वो भी निकल गया। शुक्रिया। हेलो।
सर शुक्रिया अदा कर गए हैं सर। और एनी अदर क्वेश्चन की किसी और दोस्त का कोई ऐसा सवाल, टाइम भी काफी हो गया है, बट किसी का भी सवाल है तो प्लीज जरूर वो करें। बहुत हेल्दी सेशन रहा है माशाल्लाह। जिस तरह से चीजें बताई गई हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पुट हुए हैं, माशाल्लाह बहुत मजा आया सुनने में देखने में, दोनों तरह से। तो कोई और सवाल है तो बताएं, अदरवाइज हम इसको कॉल कॉल इट ऑफ करते हैं। नहीं सर, सब ओके है। तो फिर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? सर कर ले, फिर इसको खत्म करते हैं फिर। चले, मेरा क्वेश्चन ये है, जब हमारे पास ट्रिपल कोड जो है वो लीन या रिच का वो 24% से बढ़ने से लगता है, तो जब भी हम कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो फ्यूल जो हमारा इनहेंस फ्यूल इंजेक्शन है वो तो हमारे फ्यूल को कंट्रोल कर रही होती है ऑलरेडी। जब तक चाहे वो, अब लेट सपोज हमारा जो लॉन्ग ट्रिम है वो 19 है, तो एग्जॉस्ट सेंसर तो उसको टैकल कर रहा है, वहां से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है उसी हिसाब से। तो फिर ये बताएं कि फ्यूल के अंदर डिफरेंस क्यों आता है? उसी कार को जब हम दोबारा से उसको ट्यून अप करते हैं या उसकी ट्यूनिंग करते हैं, उसकी सफाई वगैरह करते हैं, उसकी फ्यूल ट्रिम्स नॉर्मल हो जाती हैं, तो तब दोनों के अंदर उसमें जो फ्यूल एवरेज है वो क्यों इफेक्ट हो रही होती है? हालांकि वो तो इनहेंस होती है, इंजन ने तो उसको, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ने तो उसको सेट किया होता है, तो फिर वो वहां पे क्यों प्रॉब्लम करती है? खूबसूरत सवाल कर दिया सर आपने। जी, तो ये अभी इसका आंसर भी मैं खुद ही दे देता हूँ। ये एक क्वेश्चन था जो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले ही माइंड में रखा हुआ था कि अगर किसी ने क्वेश्चन ना किया तो तब मैं ये क्वेश्चन करूंगा। गाड़ी जब भी ड्राइव होती है, कोई भी गाड़ी हो, वो हमेशा क्लोज लूप पे ड्राइव नहीं होती, वो ओपन लूप पे जाती है। तो हमारे पास जो ट्रिम्स होती हैं वो हमें बेसिक फ्यूल इंजेक्शन के अंदर एरर को दिखा रही होती हैं, नोटिफाई कर रही होती हैं कि हमारे पास बेसिक फ्यूल इंजेक्शन के अंदर इतना एरर है। तो वो तो उसने इनहेंस करके निकाल दिया होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी ओपन लूप पे जाती है, जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, उस टाइम पे गाड़ी फ्यूल का सत्यानाश कर देती है। सर बहुत ही खूबसूरत बात कर दी आपने, बहुत मजा आया। शोएब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, मैंने क्या वैसे रेज किया था। चलिए कोई और क्वेश्चन किसी भाई का? और ये बहुत कीमती सवाल था जिसका जवाब भी सर ने खुद दे दिया है, और मैं भी सोच में पड़ गया था बिल्कुल। और बल्कि एक वीडियो में किसी टाइम पे मैंने इनकी ही वीडियो पे देखा था, बट बिल्कुल जहन से वॉश आउट हो गया, तो और यकीन माने कि मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, बहुत कीमती टाइम दिया। और ये सेशन बहुत ही मेरे हिसाब से शानदार है। मैं होप करता हूँ और दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी वीडियो अपलोड होगी, इसको हम शेयर भी करेंगे। इनको बार बार देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो उनको जब आप बार बार देखेंगे तो फिर आप उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अदरवाइज ये यहीं की यहीं रह जाएंगी। सर तो फिर इसको हम कॉल इट ऑफ करें सर? बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी भाई इस वीडियो में बने रहे हैं उन सब से अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। और आप सबसे बात करके, आप सबके साथ ये वेबिनार करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि अबू दाऊद सर जो हैं वो इसी तरह के और इवेंट्स क्रिएट करेंगे और इसी तरह से हम उसमें टॉक्स करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। सर जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। और बहुत ही यकीन माने कि बहुत ही मजा आया है, और इट वाज रियली डिलाइटफुल माशाल्लाह। और इंफॉर्मेशन के हिसाब से, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, द काइंड ऑफ क्लैरिटी यू हैव, और जो हमने आपने हम तक बयान की, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से नहीं मिलती। जजाकल्ला खैर सर, आई थैंक यू ऑल।
और हम इसको ऑफ करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, और अल्लाह हाफिज।